नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। आज के इस वीडियो में राजस्थान सामान्य ज्ञान के 50 प्रश्नों का एक मॉडल पेपर है और इन 50 प्रश्नों में से आप कितना स्कोर कर पाते हैं ये कमेंट बॉक्स में आपको ज़रूर बताना है। वीडियो कैसा लगता है इसके बारे में रिव्यूज़ भी शेयर ज़रूर कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा तो अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके जाना। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला प्रश्न, कालीबंगा सभ्यता स्थित है। राजस्थान का सभ्यताओं वाला पोर्शन आप याद करते हैं इतिहास के अंदर, तो कालीबंगा सभ्यता के प्रश्न अधिकतम पूछे जाते रहते हैं, तो इससे रिलेटेड काफ़ी सारे प्रश्न और भी हम याद करेंगे। कालीबंगा सभ्यता के बारे में 4 ऑप्शन यहाँ पर पूछा गया है कि किस स्थित है, कौन सी नदी के किनारे कालीबंगा सभ्यता विकसित हुई थी। तो यहाँ यमुना नदी, चंबल नदी, गगर नदी, लूणी नदी, इन 4 ऑप्शन में से जो करेक्ट उत्तर होगा, याद रखिएगा इन 4 ऑप्शन का जो करेक्ट उत्तर है वो हो जाएगा गगर नदी। कालीबंगा सभ्यता के जो खोज करता है, याद रखिएगा अमलानंद घोष, A.N. घोष जो है, इन्होंने कालीबंगा सभ्यता की खोज की थी। एक नाम आप ये भी याद कर सकते हैं B.V. लाल, और एक नाम आप ये भी याद कर सकते हैं B.K. थापर। याद रखिएगा इन 3 नाम को आप याद करते हैं तो नाम वाला जो डाटा है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। इन 2 व्यक्तियों को, B.K. थापर जिनका पूरा नाम बालकृष्ण थापर है, B.V. लाल का पूरा नाम B.V. लाल जो है ब्रजवासी लाल, इन दोनों व्यक्तियों ने उत्खनन किया और अमलानंद घोष ने खोज की कालीबंगा सभ्यता के बारे में। तो इस तरह के डाटा बहुत बार एग्जाम में पूछे जाते रहते हैं। इस पूरे फैक्ट को आप याद करना चाहें ट्रिक से तो ये भी याद रख सकते हैं आप। अमल जो होता है, अमल से याद रख सकते हैं अमलानंद घोष। अमल का रंग होता है काला, अमल से याद रखें अमलानंद घोष। अमल का रंग होता है काला, काला से याद रखें कालीबंगा सभ्यता। और एक व्यक्ति है जो अमल खाकर घर आ जाता है तो उसकी बीवी जो है वो गुस्से से लाल हो जाती है, और गुस्से से लाल होने के बाद उसको अपने पति को वो लगाती है थप्पड़। क्या लगाती है? थप्पड़। तो ट्रिक है, सिंपल सी ट्रिक है, वापस रिवाइज कीजिएगा। अमलानंद घोष नाम याद करने के लिए आपको ट्रिक यूज़ करना है अमल। एक व्यक्ति अमल खाता है, अमल का रंग कैसा होता है? काला, काला से याद रख सकते हैं कालीबंगा सभ्यता। व्यक्ति अमल खाता है, घर जाता है, बीवी गुस्से से लाल हो जाती है और फिर मारती है थप्पड़। थप्पड़ से याद करना है B.K. थापर, और B.V. लाल से याद करना है, बीवी गुस्से से लाल होती है मतलब ब्रजवासी लाल नाम है। अमल से याद करना है अमलानंद घोष, और काला रंग है जो कालीबंगा सभ्यता। ऐसे फैक्ट याद कर सकते हैं। ये तो इन डाटा जो नाम से रिलेटेड पूछा जाता है। कुछ फैक्ट ये भी आप याद कर सकते हैं। जो गगर नदी है, ये गगर नदी राजस्थान के टिब्बी हनुमानगढ़ से प्रवेश करती है। याद रखिएगा राजस्थान जो है, हमारे राजस्थान से ये जो नदी है ये टिब्बी हनुमानगढ़, याद रखिएगा। ये जो हिमाचल प्रदेश स्थान, एक हिमाचल प्रदेश में कालका पहाड़ी शिवालिक पर्वतमाला, कालका पहाड़ी शिवालिक पर्वतमाला, और इस शिवालिक पर्वतमाला की जो श्रेणी है इसमें से कालका पहाड़ी से नदी निकलती है और ये नदी राजस्थान में टिब्बी हनुमानगढ़ में प्रवेश करती है। आपसे प्रश्न ये भी पूछा जा सकता है कि गगर नदी का राजस्थान में प्रवेश द्वार कौन सा है, तो याद रखिएगा टिब्बी हनुमानगढ़। और कालीबंगा सभ्यता इसी गगर नदी के किनारे हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। बाढ़ आने की स्थिति में इस नदी का जो प्रवाह है वो पाकिस्तान के फोर्ट अब्बास तक भी चला जाता है। याद रखिएगा फोर्ट अब्बास जो पाकिस्तान में स्थित है वहाँ तक भी चला जाता है इस नदी का पानी। तो ये भी फैक्ट आप याद कर सकते हैं। ये था पहले प्रश्न से रिलेटेड कुछ डाटा जो आपने याद किए। और भी कुछ विस्तार से आप वीडियो देखना चाहते हैं तो कालीबंगा सभ्यता का मैंने विस्तृत वीडियो बना रखा है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे दूंगा। और आप PDF नोट्स प्राप्त करना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल है, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया मैंने, वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। वैसे कालीबंगा सभ्यता के बारे में 1-2 डाटा आप ऑरली थोड़ा बहुत याद करना चाहें तो याद कर लीजिए, इंपॉर्टेंट भी है कि राजस्थान की एक नगरीय सभ्यता थी कालीबंगा सभ्यता। कालीबंगा सभ्यता जो है जहाँ एक ही खेत से 2 अलग अलग फसल बोने का प्रमाण मिलता है, 2 अलग अलग फसल बोने का प्रमाण मिलता है, रबी की फसल के प्रमाण मिलते हैं। राजस्थान की एक ऐसी सभ्यता है जहाँ पर नाली निर्माण में, याद रखिएगा नाली निर्माण में लकड़ी का प्रयोग किया गया। ये नाली निर्माण के अंदर भी लकड़ी का प्रयोग किया गया। ये राजस्थान की एक अति महत्वपूर्ण प्रश्न कई बार पूछा जाता था, लकड़ी का प्रयोग किया गया नाली निर्माण में। ऐसी सभ्यता कौन सी थी? तो कालीबंगा सभ्यता थी। विस्तृत वीडियो भी देखें आप, आपको कैसा लगता है रिव्यू शेयर कीजिएगा। ये था पहला प्रश्न। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है और यह प्रश्न पूछा गया कि बैराठ में अवशेष प्राप्त हुए हैं। बैराठ भी आप थोड़ा याद करना चाहें तो बैराठ राजस्थान का एक अति महत्वपूर्ण स्थान है जहाँ पर बौद्ध धर्म से जुड़ी हुई जानकारी भी मिलती है। बैराठ स्थान जो है वहाँ पर एक बैराठ सभ्यता भी विकसित हुई थी। याद रखिएगा आप, बाणगंगा नदी के किनारे, याद रख सकते हैं आप। बैराठ की पहाड़ियाँ स्थान है, बैराठ की पहाड़ियाँ, और ये बैराठ की पहाड़ियाँ जयपुर में है। याद रखिएगा जिला पूछे तो जयपुर में। यहाँ से एक नदी निकलती है बाणगंगा नदी, जो आगे जाकर यमुना में मिल जाती है।
ये जो है यमुना नदी में है और यमुना नदी में बाणगंगा नदी मिल जाती है। और इसी बाणगंगा नदी के किनारे बैराट नामक स्थान पर बैराट सभ्यता विकसित हुई और वहाँ पर विभिन्न तरह के अवशेष प्राप्त हुए जहाँ पर बौद्ध धर्म से जुड़ी बहुत सारी जानकारियाँ मिलती हैं। और एक फैक्ट ये भी आप याद कर सकते हैं कि बैराट ही एक ऐसा स्थान है जहाँ से मौर्यकालीन जानकारी मिलती है। तो इस 4 ऑप्शन में से आपको एक ऑप्शन अगर क्लिक करना पड़े तो वैदिक सभ्यता है या कालीबंगा सभ्यता है, बनास सभ्यता है या मौर्यकालीन सभ्यता है। मतलब अवशेष कहाँ के प्राप्त होते हैं तो याद रखिएगा मौर्यकालीन सभ्यता के अवशेष प्राप्त होते हैं। कैसे प्राप्त होते हैं, कुछ डाटा आप याद करना चाहें तो बैराट वो स्थान है जहाँ से एक अभिलेख मिलता है। अभिलेख के बारे में आप डाटा याद करना चाहें तो याद रखिएगा बैराट एक ऐसा अभिलेख है बाबरू अभिलेख नाम से। बैराट से जो अभिलेख प्राप्त हुआ उसका नाम आप याद कर सकते हैं बाबरू अभिलेख। और वो बाबरू अभिलेख एक ऐसा अभिलेख है जहाँ से सम्राट अशोक के बारे में जानकारी मिलती है। सम्राट अशोक जो मौर्यकालीन शासक थे और सम्राट अशोक द्वारा बौद्ध धर्म अपनाया गया, इसका प्रमाण एकमात्र गवाह ये बाबरू अभिलेख है। बाबरू अभिलेख की खोज 1837 में कैप्टन बर्ट द्वारा की गई। कैप्टन बर्ट नाम आप याद कर सकते हैं, कैप्टन बर्ट। और कैप्टन बर्ट ने 1837 में बाबरू अभिलेख की खोज की। यही बाबरू अभिलेख बैराट से ही प्राप्त हुआ। तो ये बाबरू अभिलेख में जानकारी मिलती है सम्राट अशोक की और सम्राट अशोक का संबंध मौर्य काल से है। तो यहाँ उत्तर क्लिक हो जाएगा आपका मौर्यकालीन सभ्यता। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर तीसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। वीडियो थोड़ा लंबा रहेगा पर फिर भी आप कोशिश करें, काफ़ी सारा डाटा 50 प्रश्नों तो मैं इसमें सॉल्व कराऊंगा ही करूँगा। साथ ही साथ कुछ अन्य डाटा कुछ अति महत्वपूर्ण तथ्य भी आपके साथ शेयर करूँगा जो आपकी तैयारी में कुछ और इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगा आपको। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। पोथीखाना संग्रहालय, याद रखिएगा पोथीखाना संग्रहालय पूछा जाए आपसे, उत्तर हमेशा करना है जयपुर। इन 4 ऑप्शन में से पाली, जोधपुर, जयपुर, उदयपुर। पोथीखाना संग्रहालय जयपुर में स्थित है, याद रखिएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। मतिरेरी राड़ की घटना कब हुई? ये भी एक हिस्ट्री से जुड़ा हुआ प्रश्न है। एक ऐसा इतिहास की जुड़ी घटना है जहाँ पर 2 राजवंशों का मिश्रण भी आता है। 2 राजवंशों जुड़ी हुई घटना है, एक छोटा सा विवाद है और उसका नाम है मतिरेरी राड़। राजस्थान के इतिहास में ये घटना काफ़ी प्रचलन में है, काफ़ी प्रसिद्ध भी है और इससे जुड़ी कई बार प्रश्न पूछे जाते रहते हैं। 4 ऑप्शन है 1244, 1344, 1644, 1544। 1544 आप डाटा याद करते हैं, यहाँ पर गिरी सुमेल का युद्ध हुआ था, आप सभी जानते हैं। और मालदेव और शेरशाह सूरी के बीच जो युद्ध हुआ था गिरी सुमेल का युद्ध, वो 1544 में हुआ था। मतिरेरी राड़ कब हुई थी? इसके जस्ट 100 साल बाद, गिरी सुमेल के जस्ट 100 साल बाद 1644 में यह घटना जो हुई वो घटना कहलाई मतिरेरी राड़। 1644 में घटना जो हुई वो घटना क्या थी और इस घटना में किस तरह के प्रश्न बनते हैं? पहला डाटा तो ये पूछा जाता डायरेक्ट कि मतिरेरी राड़ घटना कब हुई, तो घटना हमने आपको क्लिक करना है 1644 में हुई। एक फैक्ट ये भी आप याद कर सकते हैं कि राजस्थान के अंदर 2 रियासतें थी, एक तो स्थान है नागौर और दूसरा स्थान है बीकानेर। तो कई बार ऐसे डाटा प्रश्न पूछा जाता है कि घटना किन 2 राजवंशों के बीच हुई, किन 2 रियासतों के मध्य हुई। तो नागौर और बीकानेर के बीच एक छोटा सा विवाद होता है, विवाद का नाम है मतिरेरी राड़। उस समय के नागौर के तत्कालीन शासक थे अमर सिंह और बीकानेर के शासक थे कर्ण सिंह, याद रखिएगा कर्ण सिंह। और इन दोनों से जुड़ी हुई घटना है, कर्ण सिंह और अमर सिंह के मध्य विवाद हुआ, एक घटना कहलाई मतिरेरी राड़। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। रूपायन संस्थान, रूपायन संस्थान आपसे पूछा गया कि स्थित है, पाली में स्थित है, उदयपुर में स्थित है, जोधपुर में स्थित है, जयपुर में स्थित है। तो जो रूपायन संस्थान है इसका उत्तर आपको क्लिक करना है जोधपुर में। बोरुंदा स्थान आप याद कर सकते हैं, बोरुंदा जोधपुर में स्थित है। ये बोरुंदा जोधपुर में रूपायन संस्थान स्थित है और इसके प्रश्न कई बार एग्जाम पूछा जाता रहता है इस संस्था से जुड़े, तो आप फैक्ट याद कर सकते हैं। जोधपुर में संस्था स्थित है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर और आपसे कहा गया कि बिजोलिया जो है विभिन्न तरह के शिलालेख है, बिजोलिया शिलालेख, श्रृंग ऋषि का शिलालेख, चिरवा का शिलालेख, कंटियाला का शिलालेख। और प्रश्न ये है कि किस शिलालेख में चौहानों को वत्स गोत्र ब्राह्मण कहा गया? तो बिजोलिया का शिलालेख आप याद करते हैं सभी, इससे जुड़ी बहुत सारी घटनाएं आप याद कर सकते हैं कि बिजोलिया शिलालेख से जानकारी मिलती है कि वासुदेव चौहान जो है, वासुदेव चौहान द्वारा 551 ईस्वी में बिजोलिया शिलालेख की जो चौहान राजवंश की स्थापना की गई।
बिजोलिया शिलालेख से ही जानकारी मिलती है कि वासुदेव चौहान द्वारा सांबर झील का निर्माण करवाया गया। और बिजोलिया झील से ही जानकारी मिलती है कि चौहानों की गोत्र जो है उन्हें वत्स गोत्र ब्राह्मण कहा गया। तो इन 4 ऑप्शन में से इसका जो करेक्ट उत्तर होगा वो बिजोलिया का शिलालेख। इनफैक्ट आप याद कर सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। उदयपुर की स्थापना कब हुई? सरल से प्रश्न है। उदयपुर की स्थापना याद रखिएगा 1459 पूछे तो जोधपुर है, और इसके जस्ट 100 साल बाद 1559 में है उदयपुर। तो उत्तर हो जाएगा उदयपुर 1559। 1659 में भी आप याद कर सकते हैं 2 मुगल उत्तराधिकारी संघर्ष जो हुए, और उनमें से एक था धर्मत का युद्ध हुआ, एक दोराई का युद्ध हुआ। तो दोराई का युद्ध जो हुआ 1659 में हुआ। दोराई का युद्ध 1659 में हुआ औरंगजेब और दारा सिखों के मध्य। 1559 में उदयपुर की स्थापना हुई। 1459 में जोधपुर की स्थापना हुई। तो यहाँ जो उत्तर है उदयपुर की स्थापना पूछा गया है, तो 1559 में उदयपुर की स्थापना हुई। ये फैक्ट आप याद कर सकते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। सवाई जयसिंह ने निम्नलिखित स्थानों में से कहाँ पर वेधशाला का निर्माण नहीं करवाया गया? पटवार एग्जाम में प्रश्न पूछा जा चुका है ये वाला, और यहाँ से आप कुछ डाटा याद करना चाहें तो 4 ऑप्शन है आपके सामने। दिल्ली, जयपुर, उज्जैन, अयोध्या। तो याद रखिएगा सवाई जयसिंह द्वारा जो निर्माण कराया गया वेधशालाओं का, दिल्ली में भी करवाया गया, जयपुर में करवाया गया, उज्जैन में भी करवाया गया, अयोध्या में नहीं करवाया गया। सवाई जयसिंह द्वारा जिन स्थानों पर करवाया गया, आप ट्रिक याद कर सकते हैं। DJUMB, DJUMB, दिल्ली, जयपुर, उज्जैन, मथुरा, बनारस, इन 5 स्थानों पर वेधशालाओं का निर्माण करवाया गया, अयोध्या में नहीं करवाया गया। ये आप फैक्ट याद कर सकते हैं, ट्रिक भी याद कर सकते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। फटाफट आपको भी सॉल्व करना है, और टोटल इनमें से 50 में से कितने प्रश्न कर पाते हैं आपको रिव्यूज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि जालोर में चौहान राजवंश की स्थापना किसने की? अब यहाँ फैक्ट आप याद करना चाहें, 4 ऑप्शन है। वासुदेव चौहान, लक्ष्मण चौहान, कीर्तिपाल, वत्सराज। वासुदेव चौहान होगा, कीर्तिपाल होगा, लक्ष्मण चौहान होगा या वत्सराज होगा। तो जालोर में आप याद करते हैं सोनगरा चौहान राजवंश है। सोनगरा चौहान राजवंश है, और जालोर में सोनगरा चौहान राजवंश की स्थापना 1182-83 में हुई। ठीक है, और कीर्तिपाल जो है उसके द्वारा की गई, याद रखिएगा। तो इसका ऑप्शन जो है करेक्ट है वो कीर्तिपाल हो जाएगा। अन्य ऑप्शन जो आपको विवादित, जो थोड़ा कंफ्यूज करने के लिए दिए गए हैं, तो ये फैक्ट आप याद करना चाहें तो वासुदेव चौहान ने अजमेर में चौहान राजवंश की स्थापना की थी, जिन्हें सांबर का चौहान राजवंश का संस्थापक भी कहा जाता है। हमने याद किया अभी बिजोलिया शिलालेख के अनुसार वासुदेव चौहानों को जो है चौहानों का संस्थापक माना जाता है, सांबर के चौहान का। लक्ष्मण चौहान जो है उनको नाडोल में चौहान राजवंश का संस्थापक माना जाता है, और कीर्तिपाल हमने अभी याद किया, कीर्तिपाल जो जालोर में चौहान राजवंश का संस्थापक है। तो इसका जो उत्तर है वो हो जाएगा कीर्तिपाल। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। चंपारण की संधि कब हुई? चंपारण की संधि आपसे पूछे एग्जाम में, तो याद रखिएगा 4, 5, 6। एक ट्रिक है, 1, 4, 5, 6। 1456 में संधि हुई थी चंपारण की संधि। डायरेक्ट आप याद कर सकते हैं, एग्जाम में कई बार पूछा था चंपारण की संधि कब हुई, तो 1456 में संधि होती है। 1, 4, 5, 6। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप के साथ एकमात्र मुगल सेनापति कौन था? रहमान खान था, आसफ खान था, हाकिम का सूरी था या अजमल खान था? तो यहाँ पर ट्रिक आप याद कर सकते हैं, हाकिम का सूरी 100% इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट उत्तर है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। दोराई का युद्ध कब हुआ? हमने अभी पिछले प्रश्न में कुछ याद किया ही था कि दोराई का युद्ध कब हुआ। तो याद रखिएगा कि औरंगजेब और दारा सिखों के मध्य जो उत्तराधिकारी संघर्ष हुए उनमें एक युद्ध हुआ था धर्मत का युद्ध। धर्मत का युद्ध हुआ था 1658 ईस्वी में। हालांकि दोनों युद्धों का विजेता जो है वो औरंगजेब रहा, दोनों युद्ध औरंगजेब ने जीते। ये मुगल उत्तराधिकारी संघर्ष भी कहलाते हैं। और इस संघर्ष में एक और युद्ध हुआ दोराई का युद्ध, और दोराई का युद्ध जो हुआ वो 1659 में हुआ। याद रखिएगा 1659 में। 1658 में हुआ धर्मत का युद्ध और 1659 में हुआ दोराई का युद्ध। तो इस प्रश्न का जो उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी 1659। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अकबर द्वारा महाराणा प्रताप को समझाने के लिए भेजे गए शिष्टमंडल का सही क्रम क्या है? 1, 2, 3, 4 नाम दे रखे हैं, और इन 4 का क्रम क्या है वो आपको बताना है। तो आप सभी याद करते हैं इन 4 शिष्टमंडल को जो भेजे गए, उन 4 का क्रम आप ट्रिक से याद कर सकते हैं। जमा, भट्टो, ट्रिक है सरल सी,
ज मा भ टो। ज से याद करना है जलाल खां, माँ से याद करना है मान सिंह, भ से याद करना है भगवंत दास और टो से याद करना है टोडरमल। ये ट्रिक आप याद कर सकते हैं। जमा भट्टो, इसका क्रम 1 2 3 4, 1 2 3 4 जिस क्रम में है वो उत्तर सही होगा। 1 2 3 4 ऑप्शन सी में करेक्ट है। तो इसका जो सही क्रम है वो हो जाएगा ऑप्शन सी। सबसे पहले जलाल खां को भेजा गया, उसके बाद मान सिंह को भेजा गया। यहाँ पर एक पिता पुत्र की जोड़ी है, भगवंत दास मान सिंह के पिता हैं, तो पहले मान सिंह को भेजा गया था, उसके बाद भगवंत दास को भेजा गया था। ये फैक्ट भी आप याद कर सकते हैं। उत्तर हो जाएगा 1 2 3 4 ऑप्शन सी। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नागौर दरबार का आयोजन कब हुआ? हिस्ट्री से जुड़ा हुआ फैक्ट है। नागौर दरबार 4 ऑप्शन है, 1470, 1570, 1670, 1870। तो याद रखिएगा 1570 में नागौर दरबार का आयोजन हुआ। नागौर एक ऐसा स्थान है राजस्थान के अंदर जहाँ पर एक दरबार लगवाया गया, और इस दरबार लगाने का जो पूरा आयोजन किया गया, याद रखिएगा अकबर ने, एक फैक्ट आप याद कर सकते हैं कि अकबर से जुड़ी हुई घटना है यहाँ पर कि नागौर दरबार राजस्थान में इतिहास में कई बार इसके प्रश्न पूछे जाते रहते हैं। नागौर के अंदर ही एक दरबार का आयोजन किया गया। उस दरबार में ये पूरा प्रोग्राम होता है, रणनीति होती है, वो होती है अकबर की। एक प्रश्न बनता है कि नागौर दरबार का आयोजन किसने किया? तो अकबर ने किया। इस दरबार का लगाने का उद्देश्य यही था कि राजस्थान के विभिन्न राजपूत राजाओं को, विभिन्न शासकों को अकबर अपनी अधीनता स्वीकार करवाना चाहता था, इसलिए इस दरबार का आयोजन करवाया गया। किसकी सहायता से करवाया गया? तो ये आप याद कर सकते हैं कि अकबर ने इस आयोजन का भार जो है वो सौंपा भारमल को। भारमल जयपुर के शासक है, कछवा राजवंश के शासक है। भारमल जो है कछवा राजवंश के ऐसे राजा हुए जिन्होंने सबसे पहले राजस्थान के इतिहास में विभिन्न राजपूत राजाओं में से ऐसे पहले शासक हुए जिन्होंने मुगलों की अधीनता स्वीकार की, मुगलों के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किए। तो भारमल ने अपनी पुत्री हरकाबाई का विवाह 1562 में, याद रखिएगा 1562 में हरकाबाई का विवाह अकबर के साथ कर दिया था, और उसी के साथ अकबर की अधीनता भी स्वीकार कर ली थी। और अपने बेटे और पोते को, भारमल के ही बेटा है भगवंत दास और इन्हीं का पोता है मान सिंह, दोनों को अकबर की सेवा में भेज दिया था। और बाद में यही भारमल अकबर की सहायता के लिए इस आयोजन का कार्यभार संभालते हैं पूरा का पूरा। तो एक प्रश्न बनता है कि नागौर दरबार का आयोजन किसने करवाया? तो अकबर ने करवाया। किसकी सहायता से करवाया? तो भारमल की सहायता से करवाया। और कब करवाया? तो 1576 में करवाया। अब नागौर दरबार से जुड़े कुछ और डाटा आप याद करना चाहें तो नागौर दरबार में विभिन्न राजाओं ने अधीनता स्वीकार की थी। आप याद कर सकते हैं जैसलमेर से आप नाम याद कर सकते हैं हर्राय भाटी द्वारा अकबर की अधीनता स्वीकार की गई। आप याद कर सकते हैं बीकानेर के शासक है कल्याणमल बीकानेर के ऐसे शासक हुए जिन्होंने अधीनता स्वीकार की। एक फैक्ट ये भी आप याद कर सकते हैं कि राजस्थान के अंदर मारवाड़ के राठौड़ राजवंश के एक राजा हुए, शासक हुए, मालदेव के पुत्र। आप याद करते हैं मालदेव और उनके पुत्र है रावचंद्र सेन। और रावचंद्र सेन इस दरबार में आते हैं पर इनको उचित सम्मान नहीं मिलता है, इस वजह से बिना अधीनता स्वीकार किए रिटर्न हो जाते हैं वापस इस दरबार से। और यहाँ से अकबर जो है वो मारवाड़ पर एक विरोध करना शुरू हो जाता है। मारवाड़ पर ये अपना अटैक करना का जो प्लान बना लेता है यहाँ से ही। तो आप फैक्ट ये भी याद कर सकते हैं कि रावचंद्र सेन, इनके उपनाम भी बहुत सारे हैं। रावचंद्र सेन को भूला बिसरा राजा भी कहा जाता है, मारवाड़ का प्रताप भी कहा जाता है, प्रताप का अग्रगामी भी कहा जाता है। अब थोड़ा मारवाड़ का इतिहास याद करते हैं तो आप सभी जानते हैं कि 1515 से 1562 तक ये जो कार्यकाल है मारवाड़ के अंदर, ये रहा था मालदेव का। और 1562 में मालदेव के हालांकि 3 पुत्र थे, राम सिंह, उदय सिंह और रावचंद्र सेन। और सबसे छोटा रावचंद्र सेन ही था जिसको मालदेव ने अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया था। रावचंद्र सेन जो है 1562 से लगाकर 1581 तक रावचंद्र सेन शासक रहता है। और रही रावचंद्र सेन बिना अधीनता स्वीकार किए नागौर दरबार से वापस चला आता है। ये फैक्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जाता था। ये था नागौर दरबार से जुड़े कुछ अन्य डाटा आपने याद किए और इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा 1570। फटाफट चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। बिजोलिया किसान आंदोलन कितने वर्षों तक चला? वैसे बिजोलिया किसान आंदोलन का एक मैंने विस्तृत वीडियो बना रखा है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा मैं आपको, आप देख लीजिएगा। बिजोलिया किसान आंदोलन के बारे में फैक्ट आप याद कर सकते हैं, 44 वर्षों तक चला था। याद रखिएगा 1897 में ये आंदोलन शुरू हुआ
और 1941 में यह आंदोलन समाप्त हुआ। ये भारत का सबसे बड़ा, सबसे लंबे टाइम तक चलने वाला अहिंसात्मक किसान आंदोलन था, बिजोलिया किसान आंदोलन। 44 वर्षों तक चला ये आंदोलन, विभिन्न तरह का नेतृत्व हुआ, काफ़ी विस्तृत डिटेल्स आप पढ़ते हैं। तो ये था, इसका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा 44 वर्ष। और विस्तार से आपको इसके बारे में याद करना है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा बिजोलिया किसान आंदोलन का, वो वीडियो आप आराम से देख सकते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना कब हुई? याद रखिएगा, मेवाड़ प्रजामंडल पूछा गया है 1931 में हुई, 36 में हुई, 38 में हुई या 34 में हुई। आप सभी जानते हैं कि 1931 में जो हुई थी वो जयपुर की हुई थी स्थापना, ठीक है, और बूंदी की हुई थी। 1936 में बीकानेर की स्थापना हुई थी, बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना हुई थी। या प्रजामंडल की बात हो रही तो मैं प्रजामंडल से रिलेटेड बात कर रहा हूँ। 1931 में जयपुर प्रजामंडल और बूंदी प्रजामंडल की स्थापना हुई थी। सबसे पहले राजस्थान का प्रजामंडल वाला सेशन आप पढ़ते हैं तो कुछ फैक्ट आप याद कर सकते हैं कि राजस्थान में सबसे पहले कौन सा प्रजामंडल बना, तो याद रखिएगा जयपुर। सबसे लास्ट कौन सा बना, तो झालावाड़। सबसे पहला जयपुर, सबसे लास्ट झालावाड़। और दूसरा फैक्ट आप ये याद कर सकते हैं कि इन 4 ऑप्शन में से उत्तर क्या है, पहले उत्तर क्लिक कर लेते हैं। देखिएगा, मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना कब हुई, तो उत्तर याद करना है 1938 में हुई। याद रखिएगा 1938 में हुई। 1931 में हमने जयपुर याद किया, 36 में बीकानेर है, 38 में मेवाड़ है। याद रखिएगा मेवाड़ माणिक्य लाल वर्मा द्वारा स्थापना की गई मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना, ठीक है। और 1934 में मारवाड़ प्रजामंडल की स्थापना भी हुई थी। ये था सरल सा इंट्रोडक्शन। इसका जो करेक्ट उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा 1938। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 1857 की क्रांति में कोटा का जन विद्रोह कब हुआ? याद रखिएगा 1857 की क्रांति और कोटा का जन विद्रोह पूछा गया है। 15 अक्टूबर, 11 अक्टूबर, 15 अगस्त, 15 सितंबर। तो याद रखिएगा 15 अक्टूबर कोटा का जो जन विद्रोह हुआ, उसमें तत्कालीन कोटा के शासक थे राम सिंह और तत्कालीन पॉलिटिकल एजेंट थे मेजर बर्टन। याद रखिएगा मेजर बर्टन। शेल्डर कोटम नाम एक डॉक्टर शेल्डर कोटम जो है, उनका भी मर्डर हुआ था। मेजर बर्टन को का भी मर्डर किया गया। राम सिंह को भी बंदी बनाया गया और 6 महीनों तक यहाँ पर जनता द्वारा शासन किया गया कोटा पर। कोटा में इस तरह का जन विद्रोह हुआ जहाँ जनता द्वारा शासन किया गया। 15 अक्टूबर 1857 की घटना है। तो इसका जो ऑप्शन है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, 15 अक्टूबर 1857। एक और वैसे डाटा आप याद करना चाहें तो 15 अक्टूबर को जो कोटा का जन विद्रोह हुआ, वहाँ नेतृत्व किसके द्वारा किया गया? 2 नाम आप याद कर सकते हैं, लाला जयदयाल, एक नाम आप याद कर सकते हैं जयदयाल, और दूसरा नाम आप याद कर सकते हैं मेहराब खां। जयदयाल और मेहराब खां द्वारा कोटा के जन विद्रोह का नेतृत्व किया गया। ये फैक्ट भी कई बार एग्जाम पूछा जाता है। तो ये था इस प्रश्न का ऑप्शन ए करेक्ट उत्तर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, ये भी 1857 की क्रांति से जुड़ा एक प्रश्न है कि क्रांतिकारियों की देवी उपनाम से कौन सी लोक देवी को जाना जाता है? याद रखिएगा क्रांतिकारियों की देवी प्रश्न पूछा गया आपसे, तो करणी माता नहीं है, आई माता भी इसका उत्तर नहीं है, सुगाली माता इसका करेक्ट उत्तर है, तनोट माता भी नहीं है। तो ऑप्शन सी जो है वो इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन सी सुगाली माता। थोड़ा आप विस्तार से याद करना चाहें तो काले संगमरमर की मूर्ति है, काले रंग के संगमरमर की मूर्ति है सुगाली माता की। इनका मुख्य मंदिर अहुआ में है। अहुआ के ठाकुर कुशाल सिंह की कुलदेवी भी हैं। और यही सुगाली माता जिनका एक उपनाम एग्जाम में पूछा जाता है बहुत बार, क्रांतिकारियों की देवी। क्रांतिकारियों की देवी उपनाम पूछे तो सुगाली माता याद रखिएगा। क्रांतिकारियों की देवी पूछे तो सुगाली माता आप याद कर सकते हैं। और सैनिकों की देवी पूछे आपसे कि सैनिकों की देवी उपनाम से कौन सी लोक देवी जानी जाती है, तो याद रखिएगा सैनिकों की देवी कहलाती तनोट माता, जिनका मुख्य मंदिर जैसलमेर में है तनोट माता का। सुगाली माता का मुख्य मंदिर अहुआ पाली में है, अहुआ गांव पाली में। सुगाली माता की मूर्ति वर्तमान में जो है वो बांगड़ संग्रहालय पाली में रखी गई। याद रखिएगा बांगड़ संग्रहालय पाली के अंदर सुगाली माता की मूर्ति रखी गई है। और सुगाली माता का वर्तमान में नवीनतम मंदिर बना है अहुआ गांव में। तो ये भी फैक्ट पूछा जा सकता है आपसे कि इस सुगाली माता से रिलेटेड एक डाटा आप ये भी याद कर सकते हैं, 10 सिर 54 हाथ वाली माता। ये फैक्ट बहुत बार एग्जाम पूछा जाता है, 10 सिर 54 हाथ। इनके सिर कितने हैं? 10 हैं और हाथ कितने हैं? 54 है। 10 सिर और 54 हाथ वाली माता कौन सी है? तो सुगाली माता है।
ये था इस प्रश्न से जुड़े कुछ अन्य डाटा, और ऑप्शन सी इसका जो है करेक्ट उत्तर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो मैं इस 50 प्रश्नों के वीडियो में आपके साथ बहुत सारा डाटा शेयर भी कर रहा हूँ, और साथ ही साथ आप भी कोशिश करें काफ़ी सारी चीज़ें याद कर पाएँ, और 50 में से 50 कौन कौन लगा पाता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपने 50 में से कितने प्रश्न सही किए। बीकानेर दुर्ग का निर्माण किसने किया, यह थोड़ा आप करेक्शन कर लेना, किसने किया, ठीक है। बीकानेर दुर्ग का निर्माण किसने करवाया? बीकानेर में जो दुर्ग है उसका नाम है जूनागढ़, और जूनागढ़ के फैक्ट आप याद करते हैं, याद रखिएगा। जूनागढ़ दुर्ग के बारे में आप फैक्ट थोड़ा याद करते हैं। तो जूनागढ़ दुर्ग बीकानेर का एक प्रसिद्ध दुर्ग है। जूनागढ़ दुर्ग के अंदर 2 कुएं बने हुए, राम आप याद कर सकते हैं। जूनागढ़ दुर्ग, पहले ये फैक्ट थोड़ा इसका ऑप्शन क्लिक कर लेता है, फिर कुछ डाटा याद करेंगे। ऑप्शन गंगा सिंह दे रखा है, राय सिंह दे रखा है, अनूप सिंह दे रखा है और दलपत सिंह दे रखा है। इसका जो करेक्ट उत्तर होगा वो याद रखिएगा, राय सिंह द्वारा, बीकानेर का जो राजा राय सिंह है उनके द्वारा इस दुर्ग का निर्माण करा गया। राय सिंह कौन है, उनका थोड़ा परिचय आप याद करते हैं। हमने अभी याद किया था नागौर दरबार, अभी कुछ पिछले प्रश्नों में हमने याद किया नागौर दरबार, जहाँ पर बीकानेर के राजा कल्याणमल ने अधीनता स्वीकार की थी। उन्हीं कल्याणमल के 2 बेटे थे, बड़े बेटे का नाम था राय सिंह, छोटे बेटे का नाम था पृथ्वीराज राठौड़। यही राय सिंह है जिन्होंने मारवाड़ का सूबेदार बनाया गया अकबर द्वारा, और यही राय सिंह जो है जिन्हें जूनागढ़ दुर्ग का निर्माता भी कहा जाता है। और ये था सरल सा फैक्ट। यहाँ मैं कुछ और डाटा आपको थोड़ा याद करवाना चाह रहा था। एक नाम याद कर सकते हैं आप, रानीसर। एक नाम मिलता है रानीसर नाम से, कि रानीसर तालाब किस दुर्ग में है, तो आप याद करते हो मेहरानगढ़ दुर्ग। और रानीसर कुआं, रानीसर कुआं पूछ ले आपसे एग्जाम में, रानीसर कुआं किस दुर्ग में है, तो याद रखिएगा बीकानेर के इस जूनागढ़ दुर्ग में ही रानीसर कुआं स्थित है। राजस्थान की पहली लिफ्ट, ये भी फैक्ट आप याद कर सकते हैं, राजस्थान की पहली लिफ्ट जो है वो पहली लिफ्ट भी इसी बीकानेर दुर्ग में लगी हुई है। रानीसर कुआं, एक साथ साथ कुआं और आप याद कर सकते हैं रामसर कुआं, 2 नाम आप फैक्ट याद कर सकते हैं। रानीसर कुआं और रामसर कुआं, ये दोनों कुएं बीकानेर के दुर्ग में स्थित हैं, और निर्माता जो है हो जाएगा राय सिंह। ये उत्तर हो जाएगा इसका, ऑप्शन बी करेक्ट उत्तर। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। याद रखिएगा, अकबर ने किस शासक को फर्जंद की उपाधि दी? 4 ऑप्शन है आपके सामने, टोडरमल, भगवंत दास, मान सिंह, भारमल। भारमल से अधीनता स्वीकार की थी सबसे पहले, और भारमल के बेटे का नाम है भगवंत दास और पोते का नाम है मान सिंह। फर्जंद की उपाधि जो है दत्तक पुत्र, अकबर का दत्तक पुत्र भी कहा जाता है। किसे कहा जाता है, आप सभी को याद हो गया होगा, मान सिंह को कहा जाता है। तो ऑप्शन जो है सी जो है उसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा, अकबर का दत्तक पुत्र मान सिंह कहलाता है, और अकबर ने मान सिंह को ही फर्जंद की उपाधि दी थी। ये हो जाएगा इस प्रश्न का करेक्ट उत्तर। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 21वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, EIC के साथ प्रथम सहायक संधि किस रियासत ने की? जयपुर, जोधपुर, करौली, धौलपुर। तो याद रखिएगा जयपुर, जोधपुर, करौली और धौलपुर। तो इसका ऑप्शन जो है हो जाएगा सी, करौली इसका करेक्ट उत्तर है। करौली के अंदर शासक हुए हरबख्श पाल सिंह, याद रखिएगा हरबख्श पाल सिंह। करौली में यादव राजवंश है, याद रखिएगा करौली के यादव राजवंश, और करौली के यादव राजवंश के बहुत सारे राजा हुए, और उनमें हरबख्श पाल सिंह ऐसे राजा हुए जिन्होंने EIC के साथ सहायक संधि की पहली बार। राजस्थान में EIC जो है शुरुआत के कुछ प्रश्न आप याद करना चाहें तो ईस्ट इंडिया कंपनी, EIC आप नाम याद कर सकते हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ पहली सहायक संधि हरबख्श पाल सिंह ने की थी, करौली के राजा थे। अंतिम सहायक संधि जो थी वो शिव सिंह जी द्वारा की गई थी। शिव सिंह जो कि सिरोही के शासक थे, याद रखिएगा शिव सिंह सिरोही द्वारा अंतिम सहायक संधि की गई थी। हरबख्श पाल सिंह करौली द्वारा पहली सहायक संधि की गई थी, और यही हरबख्श पाल सिंह जो है इन्होंने हरसुख विलास उद्यान का निर्माण कराया था, जहाँ पर चंदन के 50 से ज़्यादा पेड़ लगे हुए हैं। एक प्रश्न ऐसा पूछा जा सकता है आपसे एग्जाम में कि हरसुख विलास उद्यान किस जिले में स्थित है, तो करौली में। जिसका निर्माण किसने कराया? हरबख्श पाल द्वारा करवाया गया। और एक प्रश्न हरबख्श पाल याद कर रहे हैं तो साथ साथ ये भी याद कीजिएगा करौली के अंदर यादव राजवंश के अंतिम राजा कौन है, तो याद रखिएगा गणेश पाल जो है वो करौली के यादव राजवंश के अंतिम राजा हैं। अब EIC की बात आई तो कुछ डाटा आप याद और कर सकते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी से जुड़ी कुछ और सहायक संधि का फैक्ट आप याद करना चाहें। हमने याद किया कि प्रथम सहायक संधि जो है वो राजस्थान के अंदर तो करौली ने की, ठीक है। और भारत में प्रथम पूछ ले याद रखिएगा हैदराबाद। भारत में पहली बार सहायक संधि किसने की, तो हैदराबाद ने की थी। आप ट्रिक याद कर सकते हैं HMT, ये पूरा क्रम है, ट्रिक से याद कर सकते हैं इंडिया में, और राजस्थान में आप याद कर सकते हैं करौली, और लास्ट याद करना है सिरोही।
चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से किस प्रजामंडल की स्थापना गृह जिले में नहीं हुई? याद रखिएगा, या फिर से प्रजामंडल का प्रश्न पूछा गया है। और हमने अभी याद किया कि सबसे पहला प्रजामंडल जयपुर बना था, सबसे लास्ट प्रजामंडल झालावाड़ बना था, हमने याद किया था। और इन प्रजामंडलों का जो क्रम आप याद करते हैं, जिस जिस प्रजामंडल की स्थापना हुई, लगभग सभी प्रजामंडल की स्थापना अपने गृह जिले में हुई थी। पर एक कुछ डाटा आप याद करना चाहें तो राजस्थान के अंदर दो ऐसे प्रजामंडल थे जिनकी स्थापना राज्य से बाहर हुई थी, राजस्थान से बाहर हुई थी। याद रखिएगा, पहला जो प्रजामंडल था जिनकी स्थापना राजस्थान से बाहर हुई, आप एक दो नाम याद कर सकते हैं। एक तो नाम है बीकानेर, दो नाम आप याद कर सकते हैं। एक तो नाम है बीकानेर और दूसरा नाम है सिरोही। बीकानेर और सिरोही दो ऐसे प्रजामंडल थे जिनकी स्थापना राज्य से बाहर हुई थी। बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना जो है वो हुई थी कलकत्ता में, ठीक है, कलकत्ता के अंदर। और सिरोही प्रजामंडल की स्थापना हुई थी मुंबई में, आप याद कर सकते हैं, मुंबई में स्थापना हुई थी, ठीक है। ये दो ऐसे प्रजामंडल हैं जो है तो राजस्थान के, पर इनकी स्थापना राजस्थान से बाहर हो रही है, ठीक है। ये हुई बात, एक फैक्ट। दूसरा फैक्ट आप याद करना चाहें तो ये भी आप याद कर सकते हैं कि राजस्थान के अंदर ऐसे कितने प्रजामंडल हैं जिनका पुनर्गठन हुआ, जिनका 2 बार गठन होता। प्रश्न बनता है कि पुनर्गठन, तो राजस्थान के दो ऐसे प्रजामंडल हैं जिनका 2 बार गठन हुआ, जिसको पुनर्गठन कहते हैं। एक प्रजामंडल जो है उसका नाम आप याद कर सकते हैं जयपुर प्रजामंडल, जिसका पुनर्गठन हुआ। और दूसरा प्रजामंडल आप याद कर सकते हैं सिरोही प्रजामंडल, जिसका भी पुनर्गठन हुआ। जयपुर और सिरोही दो ऐसे प्रजामंडल हैं जिनका पुनर्गठन हुआ, 2 बार गठन हुआ। और यह आ जाते हैं प्रश्न के ऊपर। प्रश्न में पूछा गया कि किस प्रजामंडल की स्थापना गृह जिले में नहीं हुई? जयपुर की गृह जिले में हुई थी, बीकानेर की भी गृह जिला याद करना है। जैसलमेर एक ऐसा प्रजामंडल है जिसकी स्थापना मारवाड़ में हुई थी, है तो जैसलमेर प्रजामंडल, पर स्थापना मारवाड़ के अंदर हुई थी, राजस्थान के अंदर। जैसलमेर प्रजामंडल की स्थापना 1945 में हुई थी मीठालाल व्यास द्वारा। याद कर सकते हैं आप नाम, मीठालाल व्यास द्वारा इस प्रजामंडल की स्थापना की गई थी। तो फैक्ट इसका जो सरल सा हो जाएगा, ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट उत्तर हो जाएगा। आपसे पूछा जाए अगर कि किस प्रजामंडल की स्थापना गृह जिले में नहीं हुई, तो इसका उत्तर हो जाएगा जैसलमेर प्रजामंडल मीठालाल व्यास द्वारा 1945 में स्थापना हुई, और जैसलमेर से बाहर मारवाड़ में इसकी स्थापना हुई। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये वीडियो कैसा लग रहा है, अपने रिव्यू जरूर शेयर कीजिएगा, और आपको वीडियो अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर कीजिएगा। आपके साथ पटवार, कांस्टेबल, रिट सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं में तैयारी करने वाले मित्रों को शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि वो भी कुछ फ़ायदा उठा पाएँ और आप सबके लिए मैं कुछ और बेहतर अच्छा कंटेंट बना पाऊँ। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। और आप हमारे साथ सोशल मीडिया पर भी जुड़ सकते हैं। विभिन्न सोशल मीडिया के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखे हैं, तो वहाँ पर अवश्य जुड़ें, और काफ़ी सारी चीज़ें मैं वहाँ पर भी शेयर करता रहता हूँ। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। चित्तौड़ का दूसरा शाखा। राजस्थान के अंदर चित्तौड़ ऐसा स्थान है जहाँ पर सर्वाधिक शाखे हुए थे। चित्तौड़ में 3 शाखे हुए राजस्थान में, जो मैक्सिमम है। पहला शाखा हुआ था 1303 में, याद रखिएगा, पहला शाखा 1303 में, जहाँ चित्तौड़ के तत्कालीन शासक जो थे वो थे रावल रतन सिंह। और रावल रतन सिंह जो है उनका मुकाबला हुआ था औरंगजेब नहीं, एक मिनट भाई साहब, अलाउद्दीन खिलजी, नाम भी थोड़ा दिमाग में से नहीं, आप याद कर सकते हैं। अलाउद्दीन खिलजी जो है, थोड़ा विस्तार से आप याद करना चाहें अगर, तो पहला शाखा, थोड़ा मैं तीनों बता देता हूँ आपको, ठीक है, दूसरा शाखा और तीसरा शाखा। वैसे इसका जो करेक्ट उत्तर है, दूसरा शाखा पूछा गया है तो 1534 ये तो उसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। थोड़ा विस्तार से आप याद करना चाहें अगर याद करना चाहें तो याद रखिएगा, इसके बारे में कुछ डाटा हम याद करते हैं एक्स्ट्रा। पहला शाखा हुआ था 1303 में, दूसरा 1534 में हुआ था, और तीसरा 1567-68 में हुआ था। 1303 में जो शाखा हुआ उसमें रावल रतन सिंह तत्कालीन शासक थे। अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया था। पद्मावती जो श्रीलंका की राजकुमारी थी, वो तत्कालीन रानी थी, रावल रतन सिंह की पत्नी थी, और उनके नेतृत्व में जौहर किया गया था। गौरा और बादल रावल रतन सिंह के सेनापति थे, वो इस पूरे युद्ध में शहीद हुए थे, गौरा बादल। और अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़गढ़ दुर्ग का नाम बदलकर खिजराबाद रख लिया था, और ये घटना 1303 की थी, और ये कहलाता था मेवाड़ का पहला शाखा। अब मेवाड़ का दूसरा शाखा भी आप याद कीजिएगा। मेवाड़ का दूसरा शाखा हमने याद किया 1534 में हुआ। उस समय की तत्कालीन रानी का नाम था कर्मावती, और यहाँ पर आप याद कर सकते हैं कर्मावती के नेतृत्व में जौहर किया गया, जौहर हुआ।
ये था दूसरा साका। आप 1534 में याद कर सकते हैं। दूसरा साका कब हुआ? तो 1534 में। अगला फैक्ट आप तीसरा याद करना चाहेंगे। तीसरा साका जो 1567-68 में हुआ था, और उस समय तत्कालीन शासक उदय सिंह थे, और उदय सिंह के दो सेनापति थे, जयमल और पत्ता। उनके नेतृत्व में सारा युद्ध लड़ा गया। उदय सिंह युद्ध भाग नहीं लेते, युद्ध से भाग जाते हैं, और फूल कौर के नेतृत्व में जौहर किया गया था, अकबर ने आक्रमण किया था। ये घटना थी तीसरे साका की। ये विस्तार से आप पूरा फैक्ट याद करते हैं। वैसे राजस्थान के इस मेवाड़ के तीनों ऐतिहासिक साकों का मैंने विस्तृत वीडियो बना रखा है, वो आप पूरा डिटेल के साथ ज़रूर देखिएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए भी, और उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, याद रखिएगा। लिंक ज़रूर चेक करें, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। मेवाड़ के ऐतिहासिक साके नाम से पूरा प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगा देखने को। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। इसका जो उत्तर है वैसे वो 1534 हो जाएगा, दूसरा। ठीक है। जैसलमेर का अर्ध साका किसके शासनकाल में हुआ? याद रखिएगा, जैसलमेर का अर्ध साका राजस्थान में एकमात्र अर्ध साका जैसलमेर में हुआ था। साका क्या घटना होती है? दो घटनाएं हैं। एक घटना केसरिया, दूसरी घटना है जौहर। केसरिया के अंदर कोई भी राजा अगर लड़ते लड़ते केसरिया पगड़ी पहनकर शहीद हो जाता है तो वो घटना कहलाती है केसरिया। और राजा के शहीद होने की जो घटना है, इसके साथ जुड़ी हुई एक और घटना है। रानियां भी अपने सतीत्व की रक्षा करने के लिए पानी में कूदकर या अग्नि में कूदकर अपने प्राणों की आहुति दे देती हैं। ये घटना कहलाती है जौहर। केसरिया भी होगा, जौहर भी होगा, ये दोनों घटना होगी तो उसको कहते हैं साका, या एक पूर्ण साका कहते हैं। इन दोनों में से कोई भी एक घटना नहीं होगी तो वो कहलाएगी अर्ध साका। राजस्थान में अर्ध साका हुआ था, जैसलमेर में अर्ध साका जो हुआ वह राजाओं ने तो केसरिया कर दिया था, पर रानियों ने जौहर नहीं किया। उसका भी एक कारण था, रानियों ने जौहर क्यों नहीं किया। जौहर का पीछे यही कारण था कि जो भी विरोधी है, जो अटैक करने वाले दुश्मन है, उनसे रक्षा करने के लिए, खुद को बचाने के लिए रानियां जौहर करती थी। मतलब उस स्थिति में राजा की सेना हार जाती थी, तभी रानियों को जौहर करना पड़ता था। पर जैसलमेर की सेना जीत जाती है, इस वजह से रानियों को जौहर नहीं करना पड़ता है। अब थोड़ा इसके बारे में कुछ डाटा आप याद करना चाहें तो वैसे इस प्रश्न का उत्तर होगा लूणकरण। ठीक है, लूणकरण तत्कालीन शासक थे जिनके नेतृत्व में अर्ध साका हुआ। घटना 1550 ईस्वी की है। और एक नाम आप याद कर सकते हैं, अमीर अली। अमीर अली वही व्यक्ति है जो पहले तो शरण मांगता है लूणकरण से, और शरण मांगने के बाद विश्वासघात कर लेता है, और इसके साथ लड़ते लड़ते लूणकरण वीरगति को प्राप्त होता है, केसरिया हो जाती घटना। रानियों को जौहर नहीं करना पड़ता क्योंकि जैसलमेर की सेना जीत जाती है। तो प्रश्न पूछ ले कि अर्ध साका में अटैक किसने किया था? तो अमीर अली ने अटैक किया था। तत्कालीन शासक कौन था? तो लूणकरण था। और कब की घटना हुई? तो 1550 की हुई। ये थी अर्ध साका से जुड़ी हुई घटना। ये भी कई बार एग्जाम में पूछी जाती रहती है, फैक्ट याद कर सकते हैं आप। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। मेहरानगढ़ दुर्ग के मरम्मत का कार्य किसके शासनकाल में हुआ? राव जोधा नहीं करना है आपको, राव जोधा ने तो निर्माण करवाया था। मेहरानगढ़ दुर्ग के निर्माता पूछे आपसे तो हो जाएगा राव जोधा। ठीक है, सातल देव भी नहीं है, तखत सिंह जो है वो करेक्ट है, मान सिंह भी नहीं है। इसका जो उत्तर हो जाएगा तखत सिंह। तखत सिंह के बारे में फैक्ट आप याद कर सकते हैं। तखत सिंह मारवाड़ के ऐसे राजा हुए जिनके शासनकाल में मरम्मत का कार्य कराया गया 1857 में। 1857 की क्रांति के समय तत्कालीन मारवाड़ के राजा भी तखत सिंह ही थे जिन्होंने अंग्रेजों की सहायता की थी, और 1857 में ही दुर्ग के मरम्मत का कार्य भी तखत सिंह द्वारा करवाया गया। अगला प्रश्न, मारवाड़ का चिपको आंदोलन का घटना किसके शासनकाल में हुई? मान सिंह, तखत सिंह, अभय सिंह, रणमल। याद रखिएगा अभय सिंह, ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट उत्तर है। मारवाड़ का चिपको आंदोलन अभय सिंह के शासनकाल की घटना है। मारवाड़ का चिपको आंदोलन अभय सिंह के शासनकाल की घटना है। लगभग 1730 की घटना है ये। और 1730 में खेजड़ली गांव जोधपुर में ये घटना हुई, जहां पर खेजड़ी वृक्ष को काटने के विरोध में अमृता देवी विश्नोई के नेतृत्व में, नाम आप याद कर सकते हैं, अमृता देवी विश्नोई के नेतृत्व में लगभग 363 लोग 363 लोग जो है वो शहीद हुए थे, वीरगति को प्राप्त हुए पेड़ों की रक्षा करते हुए। इस तरह से ये पेड़ों की रक्षा करते हुए सबसे बड़ा बलिदान है। और प्रतिवर्ष इस स्थान पर मेला भी लगता है भाद्रपद महीने में, भाद्रपद शुक्ल दशमी को तेजा दशमी के अवसर पर, तेजा दशमी के इस अवसर पर खेजड़ली गांव जोधपुर में प्रतिवर्ष मेला भी लगता है। और ये पूरा फैक्ट आप याद कर सकते हैं। मारवाड़ का चिपको आंदोलन अभय सिंह के शासनकाल की घटना है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आवड़ बावड़ संधि किन किन के मध्य हुई?
आवड़ बावड़ संधि एक तरह से ऐसी संधि हुई जहाँ मारवाड़ और मेवाड़ के मध्य, याद रखिएगा, मारवाड़ और मेवाड़ के मध्य सीमा विवाद जो है उसका समाधान किया गया आवड़ बावड़ संधि के तहत। और उस समय मारवाड़ के राजा थे रावजोधा और मेवाड़ के राजा थे राणा कुंभा। तो ऑप्शन बी जो है वो इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। रावजोधा और कुंभा के बीच ये संधि हुई, आवड़ बावड़ संधि। 1453 में ये संधि होती है, आवड़ बावड़ संधि। और इस संधि के तहत मारवाड़ और मेवाड़ की सीमा का निर्धारण किया जाता है। मारवाड़ और मेवाड़ की सीमा का निर्धारण, ठीक है, मारवाड़ मेवाड़ का सीमा निर्धारण किया जाता है। और इसी संधि के साथ ही मारवाड़ मेवाड़ में एक वैवाहिक संबंध भी स्थापित किया जाता है, जहाँ रावजोधा की एक पुत्री है, रावजोधा की पुत्री श्रृंगार देवी और श्रृंगार देवी का जो विवाह है वो राणा कुंभा के पुत्र रायमल के साथ किया जाता है। श्रृंगार देवी का विवाह, श्रृंगार वेड्स रायमल, फैक्ट आप याद कर सकते हैं, श्रृंगार देवी का विवाह रायमल के साथ किया जाता है। और ये भी इसी संधि के साथ ही संधि के बाद ही संपन्न होता है वैवाहिक संबंध भी मारवाड़ मेवाड़ के साथ। मारवाड़ मेवाड़ का वैवाहिक संबंध आप याद करते हैं तो मारवाड़ मेवाड़ का वैवाहिक संबंध शुरू हुआ था हंसाबाई के साथ। और हंसाबाई का विवाह जो है वो राणा लाखा के साथ होता है। मेवाड़ के राणा लाखा के साथ हंसाबाई का विवाह हुआ था। रणबल ने ये वैवाहिक संबंध स्थापित करवाया था। और वही हंसाबाई जो है इस संधि में सबसे बड़ा योगदान रहता है हंसाबाई का। एक प्रश्न बनता है कि आवड़ बावड़ संधि किसने करवाई, तो हंसाबाई ने करवाई। कब करवाई, तो 1453 में हुई। किन किन के मध्य हुई, तो रावजोधा और राणा कुंभा के मध्य हुई। संधि में क्या घटना हुई, तो मारवाड़ मेवाड़ का सीमा निर्धारण हुआ। और फैक्ट आप याद कर सकते हैं कि संधि के बाद ही मारवाड़ मेवाड़ में दूसरा वैवाहिक संबंध स्थापित हुआ, जहाँ श्रृंगार देवी का विवाह रायमल के साथ तय किया गया। ये हो जाएगा इस प्रश्न से जुड़े कुछ अन्य फैक्ट वो आपने याद किए। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। दूध बावड़ी कहाँ स्थित है, और दूध बावड़ी आपसे पूछे पाली, जोधपुर, सिरोही, उदयपुर, तो इसका उत्तर करना है सिरोही। दूध बावड़ी सिरोही में स्थित है। बावड़ी नाम आया है तो कुछ और डाटा आप याद कर सकते हैं। आपसे पूछे कि राजस्थान की प्राचीनतम बावड़ी कौन सी है, प्राचीनतम बावड़ी पूछे तो लाहिनी बावड़ी, याद रखिएगा, लाहिनी बावड़ी राजस्थान की सबसे पुरानी सबसे प्राचीनतम बावड़ी है, वो भी सिरोही में स्थित है। पश्चिमी राजस्थान की प्राचीनतम बावड़ी कौन सी है, तो याद रखिएगा कोडमदेसर बावड़ी, जो कि बीकानेर में, कोडमदेसर बावड़ी बीकानेर में है, वो पश्चिमी राजस्थान की सबसे प्राचीनतम बावड़ी है। राजस्थान की प्राचीनतम पूछे तो लाहिनी बावड़ी सिरोही, और दूध बावड़ी पूछे तो सिरोही। ये हो गया बावड़ी से जुड़े कुछ फैक्ट। चांद बावड़ी आबानेरी दौसा में है, ठीक है। गिरी सुमेल का युद्ध कब हुआ, 1544 में। सरल सा है, गिरी सुमेल का युद्ध, मालदेव मारवाड़ का शासक थे और शेर शाह सूरी जो है उन्होंने अटैक किया था मारवाड़ पर। जैतारण पाली में युद्ध हुआ था, और इस युद्ध के साथ ही घटना आप याद कर सकते हैं, 1544 की घटना है। ऑप्शन बी करेक्ट उत्तर हो जाएगा। इस युद्ध के अंदर शेर शाह सूरी को एक स्टेटमेंट देना पड़ता है कि मैं एक मुट्ठी बाजरे के लिए हिंदुस्तान की बादशाह खो देता, और मालदेव के साथ युद्ध हुआ था। हालांकि इस युद्ध में मालदेव की पराजय होती है, शेर शाह सूरी जीत जाते हैं, और एक साल बाद में शेर शाह सूरी की 1545 में मृत्यु होने के बाद मारवाड़ का राजा वापस मालदेव बन जाते हैं। एक घटना फैक्ट आप याद कर सकते हैं। पर शेर शाह सूरी की हार एक बार निश्चय हो जाती है लगभग, और उनको झुकना पड़ता है, और वो स्टेटमेंट ऐसा देते हैं कि एक मुट्ठी बाजरे के लिए हिंदुस्तान की बादशाह खो देता है। ये फैक्ट कई बार एग्जाम पूछा जाता रहता है, पूरा विस्तार से आप याद कर सकते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 30वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर। डिंगल का हैरोस उपनाम से किसे जाना जाता है, पृथ्वीराज चौहान, पृथ्वीराज सिसोदिया, पृथ्वीराज राठौड़, महाराणा प्रताप। डिंगल से आप याद कर सकते हैं, डिंगल भाषा का लिखा गया है। राजस्थान में राजस्थानी भाषा के लेखन शैली के रूप में दो शैलियाँ हैं, एक है डिंगल शैली, दूसरी है पिंगल शैली। शुद्ध मारवाड़ी स्वरूप, जो प्योर मारवाड़ी भाषा जैसे हम बोलते हैं, उस शुद्ध मारवाड़ी भाषा को लिखना वो शैली कहलाती है डिंगल शैली। और शुद्ध मारवाड़ी भाषा के साथ ही उस मारवाड़ी भाषा के साथ अगर ब्रज भाषा का मिश्रण हो जाए तो वो हो जाएगी पिंगल शैली। ब्रज भाषा का मिश्रण हुआ तो पिंगल शैली हो जाएगा। तो फैक्ट दो शैलियों का आप याद कर सकते हैं। और डिंगल भाषा में लिखे गए ग्रंथों की वजह से ही इतिहासकार का नाम रखा गया डिंगल का हैरोस, एक उपनाम मिलता है। डिंगल का हैरोस उपनाम किसका है, पृथ्वीराज चौहान का है, सिसोदिया का है, राठौड़ का है, महाराणा प्रताप का है। तो यह हो जाएगा ऑप्शन सी, पृथ्वीराज राठौड़ का। पृथ्वीराज राठौड़ ने एक ग्रंथ लिखा था वेली कृष्ण रुक्मणिरी, याद रखिएगा, वेली कृष्ण रुक्मणिरी। और इस ग्रंथ को ये भी कहा जाता है, इसको 5वां वेद 19वां पुराण भी कहा गया। ये ग्रंथ भी डिंगल भाषा में लिखा गया, और पृथ्वीराज राठौड़ ने इस ग्रंथ को झालावाड़ के अंदर लिखा। झालावाड़ को एक गागरोन जो दुर्ग है, जो महाराणा प्रताप अकबर द्वारा
पृथ्वीराज राठौड़ को झालावाड़ दुर्ग जो है वो गिफ्ट किया गया था। इसी झालावाड़ दुर्ग में बैठकर पृथ्वीराज राठौड़ ने इस ग्रंथ की रचना की, वेली किशन रुक्मणी डिंगल भाषा में। और इसी डिंगल भाषा के साथ ही डिंगल का हेरोस उपनाम आप याद कर सकते हैं। डिंगल का हेरोस उपनाम पृथ्वीराज राठौड़ का है। वैसे अन्य ऑप्शन से भी आप उपनाम याद करना चाहें याद कर सकते हैं। पृथ्वीराज चौहान को राय पिथौरा कहा जाता है। पृथ्वीराज चौहान जो कि अजमेर के शासक है, जिन्होंने तराइन का पहला युद्ध लड़ा, तराइन का दूसरा युद्ध लड़ा मोहम्मद गौरी के साथ, ठीक है। तो राय पिथौरा पृथ्वीराज चौहान का। पृथ्वीराज सिसोदिया जो कि मेवाड़ के राजकुमार हैं। हमने पिछले प्रश्न में याद किया था कि श्रृंगार देवी का विवाह रायमल के साथ हुआ था। रायमल जो कि महाराणा कुंभा के पुत्र हुए, ठीक है। उसी रायमल के पुत्र है पृथ्वीराज सिसोदिया, जिन्हें उड़ना राजकुमार नाम से जाना जाता है। फ्लाइंग प्रिंस भी कहा जाता है उड़ना राजकुमार। उड़ना राजकुमार जिनकी छतरी के बारे में फैक्ट एक प्रश्न बनता है कि उड़ना राजकुमार की छतरी कहाँ पर है, तो कुंभलगढ़ दुर्ग में है। और इन्होंने अजमेर दुर्ग का नाम भी चेंज किया था, तारागढ़ दुर्ग किया था पृथ्वीराज सिसोदिया ने। फ्लाइंग प्रिंस भी कहा जाता है। और अपनी पत्नी के नाम पर, इनकी पत्नी का नाम तारा था, पत्नी के नाम पर अजमेर दुर्ग का नाम तारागढ़ रखा पृथ्वीराज सिसोदिया ने। इनका उपनाम उड़ना राजकुमार मिलता है एग्जाम में। पृथ्वीराज राठौड़ हमने अभी याद किया, इनका उपनाम डिंगल का हेरोस भी मिलता है। महाराणा प्रताप जो है उनका उपनाम, इनको हल्दी घाटी का शेर भी कहा जाता है महाराणा प्रताप को। और पृथ्वीराज राठौड़ ने ग्रंथ लिखा था, हमने याद किया वेली किशन रुक्मणी। इस ग्रंथ के अंदर 2 पात्र माने थे, एक का नाम रखा पाथल, एक लिखा पीथल। इन्होंने पीथल तो खुद का नाम रखा, पृथ्वीराज राठौड़ का खुद का नाम है, और पाथल जो नाम रखा वो महाराणा प्रताप का नाम रखा। उस ग्रंथ के अंदर 2 पात्र माने, पाथल और पीथल। पाथल नाम महाराणा प्रताप का भी मिलता है। ये फैक्ट पाथल उपनाम महाराणा प्रताप का हो जाएगा। इस तरह से विभिन्न सारे उपनाम भी आप याद कर सकते हैं। और वैसे एक उपनाम ये भी आप याद कर सकते हैं, दल पुंगल उपनाम वाला फैक्ट आप याद कर रहे हैं तो इस ऑप्शन से जुड़ा हुआ एक प्रश्न है। पृथ्वीराज चौहान का हमने राय पिथौरा याद किया, उसी पृथ्वीराज चौहान को दल पुंगल भी कहा जाता है, ये भी उपनाम मिलता है। इस तरह से हम काफ़ी सारे प्रश्न याद कर सकते हैं। इस प्रश्न का जो उत्तर है वो हो जाएगा डिंगल का हेरोस का उपनाम जो है वो पृथ्वीराज राठौड़ का है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न, अजमेर में चौहान राजवंश का सर्वाधिक साम्राज्य विस्तार किसके शासनकाल में हुआ? याद रखिएगा, वासुदेव चौहान संस्थापक है। अजय राज ने अजमेर नगर की स्थापना की थी। पृथ्वीराज चौहान जो कि अजमेर के चौहान राजवंश के अंतिम राजा हुए, ठीक है। और बिसलदेव चौहान जो है, इनका काल जो है स्वर्ण काल कहलाता है अजमेर के चौहान राजवंश का। इनके समय ही अजमेर में चौहान राजवंश का सर्वाधिक विस्तार हुआ था। तो इस प्रश्न का उत्तर जो है बिसलदेव हो जाएगा। बिसलदेव से जुड़ी हुई एक घटना आप ये भी याद कर सकते हैं कि एक इतिहासकार है नरपति नाला, इन्होंने एक ग्रंथ लिखा था बिसलदेव रासो नाम से एक ग्रंथ लिखा, जिसमें बिसलदेव से जुड़ी बहुत सारी घटनाओं का जिक्र भी मिलता है और बिसलदेव की लव स्टोरी का भी जिक्र मिलता है। बिसलदेव का विवाह भोज की पुत्री राजमती के साथ हुआ और ये फैक्ट कई बार एग्जाम पूछा जाता है। नरपति नाला ने ग्रंथ की रचना लिखी। ये कुछ जुड़ी घटना आप याद कर सकते हैं। वैसे बिसलदेव को विग्रहराज चतुर्थ उपनाम से भी जाना जाता है और दिल्ली तक इन्होंने अपना साम्राज्य विस्तार कर लिया था। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। वैसे कुछ और डाटा आप याद करना चाहे तो उसे याद आए, प्रश्न मुझे याद आ रहा है तो वैसे इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। एक नाम है खुसरू शाह, गजनी के शासक है खुसरू शाह, और इनको बिसलदेव ने पराजित किया था। खुसरू शाह जो गजनी के शासक है, इनको भी इन्होंने पराजित किया था और अपना साम्राज्य गजनी तक पहुंचाया था। इस तरह से काफ़ी विस्तृत इनका साम्राज्य रहा। स्वर्णकाल भी बिसलदेव का ही माना जाता है। ये फैक्ट भी आप याद कर सकते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। सांबर झील का निर्माता किसे माना गया? हमने सबसे पहले याद किया था बिजोलिया शिलालेख के अनुसार सांबर झील का निर्माता वासुदेव चौहान को माना जाता है। ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अजमेर के तारागढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया? अजमेर में जो दुर्ग है वो बिठली पहाड़ी पर स्थित है, गिरि दुर्ग की श्रेणी में है, ठीक है। और इस दुर्ग का निर्माता जो अजय राज को माना जाता है। अजय राज द्वारा अजमेर के तारागढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया गया। याद रखिएगा, अजमेर के तारागढ़ दुर्ग का निर्माण, इसको अजय मेरू दुर्ग भी कहा जाता है। अजय मेरू दुर्ग भी कहा जाता है। और अजय मेरू नाम आया है तो आप ये फैक्ट भी आप याद कर सकते हैं। एक प्रश्न आपसे मैं अगर पूछूं, कमेंट बॉक्स में उत्तर दीजिएगा। अजय मेरू नामक उपन्यास किसने लिखा? अजय मेरू नामक उपन्यास किसने लिखा? ऐसा प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछे तो अजय मेरू उपन्यास लिखा था विजय सिंह पथिक ने। ये प्रश्न आप रट लेना। अजय मेरू उपन्यास आगामी प्रतियोगिता परीक्षाओं में ये प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है, अच्छे से याद कर लेना। अजय मेरू उपन्यास
और अजमेर दुर्ग है, अजमेर में हमने अभी याद किया था कि पृथ्वीराज सिसोदिया, जिनको उड़ना राजकुमार कहते हैं, उन्होंने अपनी पत्नी तारा के नाम पर अजमेर के तारागढ़ दुर्ग का नाम बदला, अजमेर उसे तारागढ़ कर दिया। तो आपसे पूछे कि निर्माण किसने करवाया, तो अजय राज ने करवाया। मरम्मत किसने करवाया, तो याद रखिएगा पृथ्वीराज सिसोदिया ने मरम्मत करवाया और नाम बदला था तारागढ़। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। राजस्थान में संभागीय व्यवस्था कब व किसने समाप्त की? संभागीय व्यवस्था 1962 में समाप्त हुई गई मोहनलाल सुखाड़िया द्वारा। मोहनलाल सुखाड़िया ने संभागीय व्यवस्था समाप्त कर ली थी। उस समय 5 संभाग थे, वर्तमान में 7 संभाग है। 2 नवीनतम संभाग जो जुड़े वो थे अजमेर और भरतपुर। भरतपुर संभाग 2004 में जुड़ा, जो कि नवीनतम संभाग है। और अजमेर जो संभाग है वो 1987 में हरदेव जोशी द्वारा बनाया गया। याद रखिएगा, छठा संभाग अजमेर बना, 7वां संभाग भरतपुर बना। उससे पहले 5 संभाग थे और वो 5 संभाग वाली संभागीय व्यवस्था मोहनलाल सुखाड़िया ने 1962 में समाप्त कर दी। और 1962 में समाप्त हुई, 1987 में हरिदेव जोशी द्वारा इस संभागीय व्यवस्था को पुनः शुरू किया गया। ऐसा आपसे प्रश्न पूछ ले कि राजस्थान में संभागीय व्यवस्था कितने टाइम तक बंद रही, तो याद रखिएगा 25 वर्षों तक। आप 87 में से 62 घटाते हैं अगर, तो 25 वर्षों तक राजस्थान में संभागीय व्यवस्था जो है वो समाप्त रहती है। ये फैक्ट भी आप याद कर सकते हैं। इस प्रश्न से जुड़ी इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 1962 में मोहनलाल सुखाड़िया द्वारा इस संभागीय व्यवस्था को समाप्त किया गया। वैसे संभागीय व्यवस्था का विस्तृत वीडियो मैंने बना रखा है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वो भी आप जरूर देखिएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। राजस्थान में एकीकरण के समय कुल रियासतों में से ऐसी कौन सी रियासत है जो जिला नहीं थी? मतलब आप सभी पढ़ते हैं कि 19 देसी रियासतों का विलय किया गया था। 19 में से 16 राजपूत रियासतें थी, 2 जाट रियासतें थी, धौलपुर, भरतपुर, और एकमात्र मुस्लिम रियासत थी टोंक। और उन 19 में से याद रखिएगा कौन सी जो है वो नहीं है, जो जिला नहीं है वर्तमान में। तो एक तो है किशनगढ़, याद रखिएगा किशनगढ़ जो है जयपुर जिला है, जैसलमेर भी है, उदयपुर भी है। किशनगढ़ ऐसी रियासत है जो जिला नहीं है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। राजस्थान एकीकरण कुल कितने चरणों में पूरा हुआ? 7 चरणों में पूरा हुआ। याद रखिएगा, राजस्थान एकीकरण का विस्तृत वीडियो मैंने बना रखे हैं, उसकी पूरी प्लेलिस्ट जो है वो 7 वीडियो मैंने बना रखी है। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वो पूरा देखिएगा आप विस्तार से देखना चाहें तो। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। गलत युग्म छांटिए और प्रश्न पूछा गया कि आपसे कि कौन सा इसमें से गलत है। राजस्थान एकीकरण में 4 चरण और 4 चरण में कौन कौन सी राजधानियाँ हुई थी, उनका क्रम पूछा गया आपसे कि कौन सा गलत है। याद रखिएगा कि जो पहला चरण है मत्स्य संघ, जिसकी राजधानी अलवर थी, 4 रियासतों का विलय हुआ था, ABCD, अलवर, भरतपुर, करौली और धौलपुर। इन 4 रियासतों में से अलवर को राजधानी बनाया गया था, ये सही है। दूसरा चरण पूर्व राजस्थान, जिसके अंदर भी राजधानी जो बनाई गई थी कोटा को बनाई गई थी। तीसरे चरण के अंदर राजधानी बनाई गई थी, आप याद रखिएगा, उदयपुर को। और चौथे चरण में P सत्यनारायण राव समिति की सिफारिश पर जयपुर को राजधानी बनाया गया था चौथे चरण में। तो यहाँ पर ऑप्शन जो स है वो हो जाएगा गलत। आपसे पूछा गया कौन सा गलत है युग्म है, तो जोधपुर नहीं होगा तीसरे में। तीसरे चरण की राजधानी उदयपुर बनाई गई, ये फैक्ट है करेक्ट। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के मध्य युद्ध लड़े गए, कितने लड़े गए, कौन कौन से लड़े गए? तराइन का पहला युद्ध लड़ा गया, तराइन का दूसरा युद्ध लड़ा गया, दोनों युद्ध लड़े गए। तो आप कर सकते हैं 2 युद्ध लड़े गए, ठीक है। 1191 में, 1192 में 2 युद्ध लड़े गए थे। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। पृथ्वीराज चौहान के समय चालुक्य शासक कौन था? और चालुक्य शासक कौन था, याद रखिएगा, भीमदेव प्रथम। भीमदेव प्रथम जो है वो चालुक्य शासक थे पृथ्वीराज चौहान के समय। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। महोबा का युद्ध कब हुआ? महोबा एक नाम है महोबा, एक नाम है पहोबा, दोनों अलग अलग हैं। पहोबा युद्ध है 1541। पहोबा पूछे तो 1541 है। महोबा पूछे आपसे तो 1181, याद रखिएगा 1181 में महोबा युद्ध जो हुआ वो पृथ्वीराज चौहान, अजमेर के शासक थे पृथ्वीराज चौहान, और सामने उनके शासक थे परमादिदेव चंदेल राजवंश के राजा थे परमादिदेव चंदेल, और पृथ्वीराज चौहान जो है उन दोनों के मध्य युद्ध लड़ा गया। परमादिदेव चंदेल के 2 सेनापति थे, आला और उदल।
ये दोनों सेनापति वीरगति को प्राप्त होते हैं इस युद्ध के अंदर। परमादिदेव चंदेल के खिलाफ पृथ्वीराज चौहान इस युद्ध के विजेता रहते हैं और युद्ध का नाम है महोबा का युद्ध, जो कि 1181 में हुआ था। ये सारे फैक्ट आप याद कर सकते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। गोलमेल सम्मेलन में भाग लेने वाले शासक कौन थे? और यहाँ आपसे गंगा सिंह, राय सिंह, रतन सिंह, जसवंत सिंह, तो याद रखिएगा गंगा सिंह। गंगा सिंह जी द्वारा गोलमेल सम्मेलन में भाग लिया गया। नेक्स्ट प्रश्न की ओर। पहोबा के युद्ध में किस शासक की मृत्यु हुई? पहोबा का युद्ध जो है वो मारवाड़ और बीकानेर के बीच हुआ था। याद रखिएगा, बीकानेर और मारवाड़ के बीच हुआ। मारवाड़ के शासक मालदेव थे और बीकानेर के शासक थे राव जैत सिंह। और मालदेव खुद इस युद्ध में भाग नहीं लेते हैं। मालदेव अपने दोनों सेनापति भेजते हैं, जैता और कुंपा को। जैता और कुंपा को इस युद्ध के लिए भेजते हैं। दोनों युद्ध में लड़ते हैं और इस युद्ध को जीत जाते हैं। मालदेव की सेना जीत जाती है और उस समय बीकानेर के तत्कालीन शासक राव जैत सिंह जो है, उनकी युद्ध स्थल में, घटना स्थल में इनकी मृत्यु हो जाती है। लड़ते लड़ते वीर गति को प्राप्त होता है बीकानेर के राजा राव जैत सिंह। तो ये था पहोबा का युद्ध। टाइमिंग आप याद कर सकते हैं, 1541 में हुआ था पहोबा का युद्ध हुआ। पहोबा स्थान कहाँ पर है? तो गंगानगर में। याद रखिएगा, ये प्रश्न कई बार पूछा जा सकता है। पहोबा स्थान कहाँ पर है? तो गंगानगर में पहोबा स्थान। तो इस ऑप्शन का जो किस शासक की मृत्यु हुई थी पहोबा युद्ध में? 1541 में राव जैत सिंह की मृत्यु हुई थी। ये हो जाएगा करेक्ट उत्तर। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। रणकपुर में कुल खंभों की संख्या कितनी है? 1344, 1444, 1544, 1644। तो 1444 याद रखिएगा। कुल खंभों की संख्या जो है रणकपुर में 1444 है। ऑप्शन बी जो है वो इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। वीडियो कैसा लगा अपने रिव्यू ज़रूर शेयर कीजिएगा और अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर कीजिएगा आप वीडियो को भी। और इन 50 प्रश्नों में से आप कितने प्रश्नों सही कर पाते हैं, आपका स्कोर क्या रहता है, वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। लिखना है आपको कि माई स्कोर, जो भी आपका स्कोर होता है आपका कमेंट में बताना है, ठीक है। चलता अगला प्रश्न। भरतपुर के लोहागढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया? तो सूरजमल जाट। सूरजमल जाट द्वारा भरतपुर के लोहागढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया गया। याद रखिएगा, सूरजमल जाट द्वारा 1733 में, याद रखिएगा 1733 में सूरजमल जाट द्वारा लोहागढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया गया। भरतपुर दुर्ग का निर्माण करवाया गया। राजस्थान का अजय दुर्ग भी कहलाता है। वैसे भरतपुर के इस लोहागढ़ दुर्ग का मैंने विस्तृत वीडियो बना रखा है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा मैं आपको, तो वो भी आप देख सकते हैं, पूरा विस्तार से पढ़ सकते हैं लोहागढ़ दुर्ग के बारे में। काफ़ी डिटेल्ड वीडियो है, काफ़ी सारी डाटा मैंने उसके अंदर अपडेट किया है, वो भी आप ज़रूर विजिट करें। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। करौली के यादव राजवंश के शासक कौन थे? अंतिम शासक कौन थे? यादव राजवंश के पहले शासक पूछे तो मदन पाल करौली और अंतिम शासक पूछे तो गणेश पाल करौली। तो ऑप्शन जो है इसका जो है ऑप्शन बी, गणेश पाल करौली, वो अंतिम शासक हो जाएंगे करौली के। और ये गणेश पाल करौली राजस्थान एकीकरण के समय पहले चरण के याद रखिएगा आप उपराज प्रमुख भी रहे, गणेश पाल करौली। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। वनस्थली विद्यापीठ की स्थापना कब हुई? 1935 में, 36 में, 37 में, 38 में। तो 1935 में वनस्थली विद्यापीठ की स्थापना हुई। ये हो जाएगा करेक्ट उत्तर। हीरालाल शास्त्री की पत्नी है रत्ना शास्त्री, उनके नेतृत्व में सारा कुछ स्थापना की गई। वनस्थली विद्यापीठ टोंक में है, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। सर्वप्रथम कन्या वध पर प्रतिबंध किस राज्य ने लगाया? कन्या वध पूछे ना तो आप ट्रिक याद कर सकते हैं। फर्स्ट लेटर कॉमन है क। कन्या वध कोटा, ट्रिक आप याद कर सकते हैं, कन्या वध कोटा। सबसे पहली बार कन्या वध पर प्रतिबंध किस रियासत ने लगाया? तो कोटा रियासत ने लगाया। ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। सर्वप्रथम सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाने वाला राज्य कौन सा है? सती प्रथा पूछे आपसे। सती प्रथा क्या होती थी कि सती प्रथा के तहत जो है कौन सी घटना हुआ करती थी? किसी भी व्यक्ति में मान लीजिए किसी व्यक्ति की का मृत्यु हो जाती है तो उसकी पत्नी को उसकी चिता पर जिंदा जला दिया जाता था साथ ही साथ, ठीक है। तो ये जो घटना थी वो हिंदू धर्म की एक महत्वपूर्ण घटना थी। इसका काफ़ी विरोध भी किया गया सती प्रथा का। और राजस्थान में सर्वप्रथम सती प्रथा पर विरोध करने के बाद बूंदी जैसी रियासत थी, इसने प्रतिबंध लगाया। याद रखिएगा, सती प्रथा, इस पर विरोध किया गया और सबसे पहली बार प्रतिबंध लगाया गया बूंदी द्वारा। सती प्रथा बूंदी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर। एजीजी का मुख्यालय माउंट आबू से स्थानांतरित किया गया कब से?
तो यहाँ एजीजी से आप याद करना चाहें कुछ प्रश्न। एजीजी राजस्थान का एक ऐसा पद था जहाँ अंग्रेज़ों का सबसे बड़ा पद था। भारत पर नियंत्रण करने के लिए गवर्नर जनरल था, और गवर्नर जनरल के अधीन एक ऐसा अधिकारी जो राजस्थान भर में हर विभिन्न देशी रियासतों को नियंत्रण करने के लिए सबसे बड़ा एक अंग्रेज अधिकारी का पद था। राजस्थान में जो केंद्र शासित प्रदेश था उसका मुख्य रूप से हम कह सकते हैं कि उसका सबसे बड़ा अधिकारी जो है वो एजीजी कहलाता था, एजेंट टू गवर्नर जनरल। और एजीजी का मुख्यालय राजस्थान के अंदर अजमेर में था, पर अजमेर में होने के साथ ही साथ गर्मियों में इनका मुख्यालय माउंट आबू भी ट्रांसफ़र किया जाता था। एजीजी की जो मुख्यालय है वो ट्रांसफ़र कब किया जाना शुरू किया गया, सबसे पहली बार कब ट्रांसफ़र किया गया था, ऐसा आपसे पूछा गया है, तो 1845 में किया गया था। याद रखिएगा 1838 में तो एजीजी के मुख्यालय की स्थापना की गई थी अजमेर में, ठीक है। और 1845 में इसका मुख्यालय ट्रांसफ़र किया गया था माउंट आबू। एजीजी नाम आया तो कुछ प्रश्न आप याद कर सकते हैं। राजस्थान का पहला एजीजी कौन थे, तो आप नाम याद कीजिए, मिस्टर लॉकेट। राजस्थान के पहले एजीजी है मिस्टर लॉकेट। राजस्थान में एजीजी में एक प्रश्न ऐसा बनता है, 1857 की क्रांति के समय कौन थे राजस्थान के एजीजी, तो पैट्रिक लॉरेंस। पैट्रिक लॉरेंस, ये दो नाम आप सरल सरल से याद कर सकते हैं, इजीली सरल सरल से फैक्ट एजीजी से जुड़े हुए। चलते हैं अगले प्रश्न की और। ये अंतिम प्रश्न है आज की इस टेस्ट सीरीज़ का। मेवाड़ भील कोर की स्थापना कब हुई? मेवाड़ भील कोर की स्थापना कब हुई? 1948 में, 1841 में, 1844 में, 1941 में। तो ऑप्शन बी जो है 1841 इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। मेवाड़ भील कोर की स्थापना 1841 में हुई। तो आज का ये वीडियो देखने के लिए आप सभी का एक बार फिर से दिल से थैंक यू सो मच। आप सब ने पूरा विस्तार से वीडियो देखा, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सभी चैनल पर नए हैं तो ज़रूर जुड़ें चैनल के साथ, वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, और हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी करें। अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को बताएं, इस वीडियो के बारे में शेयर करें अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को। चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट एक और वीडियो के साथ। आज का वीडियो इतना ही था। आपका स्कोर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और सोशल मीडिया के माध्यम से भी आप जुड़ सकते हैं। और ये पूरा PDF फॉर्मेट प्राप्त करने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, जिसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।